तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप पप्पू यादव को वोट नहीं दें, किसी को दे दें लेकिन उनको नहीं दें। बीमा भारती की जो करारी हार लोकसभा चुनाव में हुई है, अब फिर से वो विधानसभा में अपने उस हार से चंद्रबाबू नायडू ने तो अपनी सरकार के घोषणा पत्र में रखा है कि मुस्लिम आरक्षण को वो बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वो चर्चा है कि वो उसके एजेंडे में तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार उसके खिलाफ हैं और चंद्रबाबू नायडू भी उसके खिलाफ हैं। मिनिमम प्रोग्राम क्या बन रहा है दोनों के बीच में, और क्या नरेंद्र मोदी अपने अंदाज से चलेंगे या नीतीश कुमार की राय पर ये सरकार चलेगी? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह खबरों से खबरदार की, यानी कि बिहार की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अंदर में चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, तमाम तरह की बातों से आपको हम रूबरू कराते हैं। और आज जो खबरें मुख्य रूप से है वो खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं, और अब जो जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, अब नीतीश कुमार की पटना वापसी हो गई है। उसके अलावा जो खबर है वो खबर है कि लालू यादव का जन्मदिन कल मनाना जो है, और तमाम राजद कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह है, खुशी है। और जो खबरें हैं वो खबर है लालू यादव की पार्टी से, राजद से ही, राजद के नेता वीरेंद्र यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा रुपौली विधानसभा में उपचुनाव के लिए डेट का ऐलान हो गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और आप तक बातों को पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनने के बाद पटना आ गए हैं। चलिए, नीतीश कुमार पटना आ गए हैं और आरजेडी, ये क्षमा करें, जदयू के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश देखा जा रहा है। जदयू के कार्यकर्ताओं ने आज ये कहा कि किंग मेकर बन गया बिहार, और ये श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। असल में जदयू कार्यकर्ताओं के इस जोश के पीछे ये है कि नीतीश कुमार सचमुच में इस समय काफ़ी प्रभावी नेता बन के उभरे हैं और केंद्र की राजनीति को एक तरह से कह सकते हैं कि वो हैंडल करते हुए दिखे। और जिस तरह से सरकार बनी और सरकार में उनकी अहम भूमिका रही, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं में, खास करके उनकी पार्टी में, एक नया जोश तो ज़रूर भरा है नीतीश कुमार ने। और अब उनकी पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी बिहार में, इसकी संभावना है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आज ये कहा कि बिहार की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखकर खुश है, और मोदी की सरकार बनी है उसको लेकर बिहार की जनता में खुशी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई किंग मेकर नहीं है, राष्ट्रवाद के मामले पर सब। हाँ, हम यही कह रहे थे कि दो अलग अलग तरह की राय, अगर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और एनडीए में सब अच्छा ही चल रहा है, तो दोनों नेताओं के अलग अलग बयान हैं। जदयू ने अपने नेता को टाइगर अभी जिंदा है करके पोस्टर लगाए और आज तो कहा कि किंग मेकर बिहार लौटा है, और उधर विजय सिन्हा ने कहा है कि किंग मेकर की कोई बात नहीं है, एनडीए मजबूत है, प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने से लोग खुश हैं। तो चलिए, बिहार के राजनीति में यह हलचल चलती रहेगी। अच्छी बात है कि नीतीश कुमार मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के जो लंबित योजनाएं हैं और बिहार में विकास के और दरवाजे खुलेंगे। नीतीश कुमार मजबूती से अगर खड़े रहे तो ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल। एक और सवाल तो जरूर है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अब तो सभी लोग नीतीश कुमार के यश को मान गए हैं। अब तो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल नीतीश कुमार के यश को मानना ही पड़ेगा। जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि वो बीमार हो चले हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार एक मजबूत नेता बन के उभरे। और जिस तरह से INDIA ने उनको नकारा था, पहली उन्होंने शुरुआत की, INDIA की एक सफल बैठक पटना में बुलाई, और फिर उनको वो कहते रहे कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो जाए तब आगे की बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनको नेता घोषित किया जाए, लेकिन नहीं किया।
तो वो तुरंत एनडीए में चले गए और एनडीए में उनको तरजीह मिली है। प्रधानमंत्री ने उनको अपनी बगल की सीट पर बैठाया और प्रधानमंत्री ने उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, ऐसा उन्होंने कहा है। तो नीतीश कुमार ने भी दिखाया कि वो प्रधानमंत्री का चरण छू के उन्होंने ये दिखाया कि वो किस तरह से एनडीए के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। ये असल में दिखाना था INDIA को कि आपने हमें तरजीह नहीं दी तो अब हम दूसरे पाले में हैं और यहाँ मजबूती से रहेंगे। उनके चहेते लोगों को मंत्री बनाया गया। ललन सिंह कद्दावर मंत्री माने कैबिनेट में मंत्री बन रहे हैं। और आप देखें कि रामनाथ ठाकुर की बात हम लोग कह ही रहे थे, तो रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बन गए हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार से अलग नहीं हैं। हाल के दिनों में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो अच्छी दिख रही है, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी दिख रही है। उन्होंने इनको अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिलाया उनसे कह के, और वो भी जीत कर संसद पहुंची हैं। तो ये अच्छी बात है कि एनडीए में इस समय जो दिख रहा है वो बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है। नीतीश कुमार मजबूती से वहाँ खड़े हैं, ये जदयू के तमाम नेता बोल रहे हैं। तो अब ये बिहार की जनता ये चाहेगी कि जो नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तो अब तो वो सरकार में है और बहुत मजबूती से हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिल्कुल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। विपक्ष वाले भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार से अब भी उनकी उम्मीदें जिंदा है, लेकिन साथ में तो नीतीश कुमार को कोई हाँ, ये INDIA की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं और कई केंद्रीय स्तर के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी नज़र में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों हैं और प्रयास किया जा रहा है दोनों से बातचीत की। उस समय ही जब सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी तीसरी कसम आप ले लीजिए, आपको चौथी कसम तो हम लोग दिलाएंगे। तो अब देखना होगा कि चौथी कसम वो किस तरह से दिलाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो आज पदभार संभाला और पहले ही किसानों के लिए उनकी जो राशि किसान सम्मान निधि जो है उसको रिलीज़ किया। तो इसके साथ उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया है और 100 कामों की एक लिस्ट जो है 100 दिन के उनके कामों की एक सूची है। उसमें 2-3 ऐसे काम हैं जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही नहीं चाहेंगे। जैसे कि एक एजेंडे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही थी और उनके 100 कामों के एजेंडे में वो शामिल है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इसके खिलाफ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो अपनी सरकार के घोषणा पत्र में रखा है कि मुस्लिम आरक्षण को वो बढ़ाएंगे। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपनी सरकार नरेंद्र मोदी किस तरह से इसको कर पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वो चर्चा है कि वो उसके एजेंडे में तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार उसके खिलाफ हैं और चंद्रबाबू नायडू भी उसके खिलाफ हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बन रहा है दोनों के बीच में, और क्या नरेंद्र मोदी अपने अंदाज से चलेंगे या नीतीश कुमार की राय पर ये सरकार चलेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, अब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा या फिर सरकार चलाने में क्या भूमिका होगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। अब बात लालू यादव से। लालू यादव अब 77 साल के होने वाले हैं और किस तरीके से पार्टी, अब तो समझिए कि पार्टी तो बेटे को हाथ में चला ही गया। लालू प्रसाद यादव 77 साल के हुए तो एक उम्र गुजर गई, माने कहते हैं बसंत, हाँ 77 बसंत देखना। हालांकि लालू प्रसाद यादव ये कहते रहे हैं कि उनको अपना जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन सब लोग मनाते हैं। तो 11 जून को वो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और इसके लिए पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। निश्चित रूप से आपकी बार के चुनाव में, पिछले चुनाव में तो 0 पर आरजेडी थी, तो इस बार तेजस्वी यादव के प्रयास से 4 सांसद उनके पहुँचे हैं और INDIA गठबंधन उनकी मुट्ठी में है बिहार में। उन्होंने जैसे चाहा उस तरह से इस गठबंधन को अपने हिसाब से चलाया है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव तक सब में उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो नेपथ्य में भी भले ही लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन वो सब कुछ डील करते हैं और उनसे पूछे बिना तेजस्वी यादव बहुत सारा काम नहीं करते हैं, ये तो तय है। तो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में जब
जब तक हैं उनकी धमक बरकरार रहेगी और वो जन्मदिन मना रहे हैं तो हम लोग भी उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये एक ख़ास बात है कि पार्टी कल अपने आप को मजबूती से दिखाएगी कि हम लोग लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। तो ये अच्छी बात है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर लाइव बिहार की तरफ से भी आप उनको बधाई दे सकते हैं। बिल्कुल, तो लाइव बिहार की तरफ से भी बधाई है। इसके साथ ही राजद जिस तरीके से राजद के एक नेता वीरेंद्र यादव जो एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें क्या आप देखते हैं? ये बालू खनन के उसमें आरोप में, अवैध बालू खनन के आरोप में वीरेंद्र यादव जो हैं, नालंदा ज़िले में उनकी अच्छी पकड़ है और राजद के बड़े नेता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तो वो आरजेडी के प्रत्याशी भी थे। उन पर जब कार्रवाई हुई है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है वीरेंद्र यादव को। तो अब पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है, तो पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया है। देखिए, बालू के अवैध खनन का जो ये कारोबार है, कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी के ज़्यादा लोग शामिल हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी तमाम लोग, माने उनके कई करीबियों पर, आप अगियाओं में जो अरुण संदेश के अरुण यादव भी इसी में उन पर कार्रवाई चल रही है। उनकी पत्नी पर कार्रवाई हुई है। तो जो भी पकड़े जा रहे हैं वो अधिकांश लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं या उनकी पार्टी के हैं। तो एक बार फिर ये बड़ी ये कार्रवाई हुई है, लेकिन उसमें आरजेडी ने आगे बढ़ चढ़ के ये जो कार्रवाई की, ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में इस तरह के भ्रष्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है उसने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन आप समझ सकते हैं, जैसा कि अभी आप रवि रंजन जी ने साफ साफ बताया भी, आप सुना भी है, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई इन पर हुई है। पार्टी को 6 साल के लिए पार्टी की तरफ से निकाल दिया गया है। लेकिन अब बात पूर्णिया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ था, एक तरफ पप्पू यादव निर्दलीय जीत हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन प्रचार के टाइम याद कीजिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव बीमा भारती को लेकर कितना राजनीतिक रूप से पप्पू यादव पर आक्रामक थे। अब वही बीमा भारती के चुनावी क्षेत्र रुपौली में उपचुनाव होना है। तो अब क्या लगता है कि रुपौली में फिर से तेजस्वी यादव का कुछ दिखने वाला है? देखिए, चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है और 10 जुलाई को उसके लिए मतदान होना है। रुपौली में बीमा भारती वहाँ से विधायक रह चुकी हैं और इस बार तो उनको संसद में भेजने की कोशिश की थी लालू प्रसाद यादव ने और उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया और शामिल करा के उनको टिकट दिया। लेकिन जो फजीहत लालू प्रसाद यादव की हुई और बीमा भारती दोनों सबसे ज़्यादा तेजस्वी की हुई। हाँ। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप पप्पू यादव को वोट नहीं दें, किसी को दे दें लेकिन उनको नहीं दें। नहीं, साफ कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दीजिए। मैंने यहाँ तक कहा था कि एनडीए को दे दीजिए। लेकिन ऐसी हालत हुई वहाँ पर कि बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। माने वो 23,000 कुछ अधिक वोट लेके आई हैं। तो अब तो विधानसभा में, हालांकि वो वहाँ से जीतती रही हैं और बिहार सरकार में मंत्री बनी थी, उनके पति जो हैं वहाँ के माने अवधेश मंडल दबंग व्यक्ति हैं और उनकी काफ़ी चलती है और पकड़ है उस इलाके में। तो वोट तो वो लोग जुटाते ही हैं और जाति के आधार पर भी वोट उनको मिलता है। तो अब विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी प्रत्याशी बनाती है कि नहीं, आरजेडी उनको टिकट देती है कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन बीमा भारती की जो करारी हार संसद लोकसभा चुनाव में हुई है, अब फिर से वो विधानसभा में अपने उस हार से उबर पाएंगी कि नहीं, वो देखना होगा। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि राजद की तरफ से बीमा भारती को रुपौली में उम्मीदवार बनाया जाता है कि या नहीं, या फिर तेजस्वी यादव किसी नए चेहरे पर दाव खेलेंगे। ये आने वाला वक्त में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया को लेकर हलचल हुई थी, आपने देखा भी था और सुना भी था। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं बिहार में राजनीति को लेकर और ख़ास करके उपचुनाव को लेकर, और राजद की तरफ से जो राजद नेता रह चुके हैं पूर्व में वीरेंद्र यादव पर कार्रवाई हुई है, इन तमाम घटनाओं पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।